ये सियासतदान का जो एक वकार होता है या कोई रूल्स ऑफ गेम होते हैं ना, कवायद और ज़वाबित होते हैं कि यहाँ से बढ़, ये वो सियासतदान है ही नहीं सिरे से मरीम नवाज जिनसे लड़े, क्रिमिनल से लड़े। तो इनके सामने यानी खुद को इस तरह से हिफाजत के बगैर सामने कर देना, वो दुश्मन को दावत देना है। देखें हमारे यहाँ एक बेनजीर भुट्टो का वाकया हकीकत है, बहुत बड़ी। आई एम सॉरी साहब, ये हकीकत है, यानी हम इससे नजरें नहीं चुरा सकते, कितना भी हम, मेरा मतलब है, वो कोशिश करें दबा नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी पार्टी की मतलब साबिक वज़ीर आज़म थी, एक बहुत बड़ी पार्टी की चेयरपर्सन थी, इंटरनेशनली बहुत वो वेल कनेक्टेड थी, मतलब वो एक बहुत बड़ी लीडर थी, और जितनी बेरहमी से उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बना दिया गया ना, हो गया ना। लियाकत अली खान को जहां गोली लगी हो, तो इब्तदाई है जिस मुल्क की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेनजीर भुट्टो जिस वक्त तक सियासी लड़ाई लड़ती रही है, तो वो उसने लड़ी है नवाज शरीफ से, लेकिन जब वो मिलिटेंट के सामने आई है, दहशतगर्दों के सामने आई है, तो दहशतगर्दों से उसने उसी हौसले और ज़र्फ की तवक्को की जो सियासी मुखालफों से करती थी। उसका क्या नतीजा निकला? तो मरियम नवाज को लड़ाई लड़नी है, सियासी लड़ाई, सियासी लड़ाई। उनकी सियासी लड़ाई बिलावल भुट्टो से होगी, पीपल्स पार्टी से होगी। ये है उनके मुखालिफ जो सियासत में है। उसके अलावा और मतलब है कि जो मिसाल के तौर पे उनकी और वो पार्टियां होंगी जिनसे वो, लेकिन ये जो है ना पीटीआई वाला, जब तक ये सेटल नहीं होता, जब तक ये लोग बैठे हैं इनके सामने, मैं नहीं, मतलब तरीके तालिबान पाकिस्तान खुल के तरीके इंसाफ की हामी है, वो खुलकर क्या वो मतलब है, वो शर्म करते हैं, हया करते हैं, हिजाब करते हैं, वो तो खुलकर है, बिल्कुल खुलकर है वो, बिल्कुल। वो भी दहशतगर्द है ना जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को निशाना बनाया हुआ है। सो हाँ, जो मतलब जहां तक दिलेरी और आपने जो बात की थी उसमें तो मैंने जो पहले गुजारिश कर दी है कि ये तो जूते के बराबर नहीं है उनके, मतलब काजी फायज ईसा के भी जूते के बराबर नहीं है, नवाज शरीफ के जूते के बराबर नहीं है, ये तो राना सनाउल्लाह तक के जूते के बराबर नहीं है। ये तो किसी यानी स्टैंड नहीं करते। एक रंगबाजों का, मुजरिमों का, क्रिमिनल्स का एक टोला है यार, आप इनसे डील कर रहे हैं, तो इनसे डील करते हुए वैसे ही डील करना यानी चाहिए जैसे आप मुजरिमों और क्रिमिनल्स को डील करते हैं। और इन क्रिमिनल्स के लिए उठे हुए कौन है? सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज। यस यार आप कितनी ज्यादा, आपकी देखें ना, कोई एक जमात नहीं है पीडीएम में, सारी जमातें हैं। आप अपनी 12 जमातें को देखें, अपनी तारीख देखें, मुल्क को जो यानी कीमत देनी पड़ रही है तजुर्बे की, इमरानी तजुर्बे की, उस कीमत को देखें। उसके बाद ये कैसे इजाजत दी जा सकती है कि ये 3 आके दोबारा से वही काम कर डालें? कैसे इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल भी इजाजत है, इसमें कोई शक नहीं है। वही बात है ना, फिर मुल्क कहाँ जाएगा। सर पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर की राह में बड़ी रुकावटें हैं, क्या अब तक रुकावटें खत्म हुई हैं, मुश्किलें कुछ कम हुई हैं, या मामला देखिए जी, जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी तो आप यूं कहिए कि जैसे मैं पहले भी अर्ज किया था कि वो तो एक यानी मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने फौज की कमान संभाली है जी, अनप्रेसिडेंटेड। और उससे पहले 6 साल का एक तारीख और काला दौर था। जाहिर है कि उसको काबू करने के लिए हमें उनको 6 महीने तो देने चाहिए, लेकिन कुदरत ने उनको 6 महीने भी नहीं दिए, 6 हफ्ते भी नहीं दिए, 6 दिन भी नहीं दिए। ठीक, वो जिस वक्त से वो स्टिक हाथ में आई है, उस वक्त से वो बंदा मुसलसल हालत जंग में है, और मुसलसल वो अंदरूनी साजिशों से लड़ रहा है। वो एक तवील, एक उसके अपने हासिद फुनकार रहे हैं पूरी दुनिया में, उनसे भी लड़ रहा है, इदारे के वकार का ख्याल भी कर रहा है, ए पॉलिटिकल भी है, ताने भी सुन रहा है। अच्छा, फिर जो उसको प्रोवोक किया जा रहा है, वो प्रोवोकेशंस को भी यानी रेजिस्ट कर रहा है। अब आज ये जो हो रहा है संदेला साहब, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को प्रोवोक किया जा रहा है। आज भी उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। जहां तक हेड्स ऑन क्लैश हुआ जा रहा है कि आखिरकार जनरल आसिम मुनीर आए और इनको फारिग करें और उसके बाद इस निजाम को संभालें, जिसके बाद ये एक ऐसा फसाद पैदा करें इमरान खान और उसकी बाकियात के जनरल आसिम मुनीर को आखिरकार इनसे बैठकर बात करनी पड़े, इन लोगों से बात करनी पड़े। और जिस दिन जनरल आसिम मुनीर यानी अभी इस वक्त तो वो जाहिर है उनको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है बात करने की, लेकिन संदेला साहब अगर किसी एक्सीडेंट के नतीजे में उनको हुकूमत संभालनी पड़ती है, ये क्राइसिस कल पैदा, पीर को ऐसा क्राइसिस पैदा कर दें कि फौज को आना पड़ जाता है, तो फिर जनरल आसिम मुनीर ही आएंगे ना, किसी भी नाम से आए, कुछ भी करके आए। यही पीटीआई का गोल है, इन तमाम लोगों का गोल यह है कि कुछ भी करके ये नेशनल असेंबली और ये मौजूदा हुकूमत को निकाल के बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर की जिम्मेदारी किस तरह से डायरेक्ट डाली जाए।
जब जनरल आसिम मुनीर पर यह जिम्मेदारी फोर्स कर दी गई, उनके ऊपर ये डाल दी गई, then he will have to talk to इमरान खान and others इस माइंडसेट के साथ। यही उसकी फतह है, यही वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। सो इसको रोकने का मैं दोबारा गुजारिश करता हूं। रास्ते कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इसका कोई रास्ता निकलेगा, वो खैर का रास्ता होगा, वो अमन का रास्ता होगा, उसमें फिर कोई चीज ज्यादा उसमें खतरे में नहीं आती। अंदर से सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये खैर का रास्ता है, ये अमन का रास्ता है। वरना फिर बहरान है जी। वरना फिर या तो ये है कि वो या तो वफाकी हुकूमत खुद वो बहरान पैदा करे, एक्शन ले और इन तीनों जजों को फांसी तहवील में ऑर्डर करे। बहरान तो उससे भी पैदा होगा, रद्द-ए-अमल उसका भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बेहतरी के लिए होगा। लेकिन वो हैव टू डील विद इट अगेन। आपने फिर वो बात करनी है अस्करी क़यादत से कि वो कहां खड़े, तो उसके बाद आपको ये एक्शन करना पड़ेगा। और एक रास्ता फिर ये है, इससे फिर खैर हो सकती है कि यानी इन तीनों को जब आप तहवील में लेंगे तो फिर फितरी तौर पे जस्टिस काजी फायजी सही होंगे, मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस। तो फिर अब ये उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो खुद बहुत असूल परस्त आदमी है, वो अगर आके वापस इन्हीं को बहाल कर दें और ये एक्शन को नल एंड वाइड कर दें, फिर क्या होगा? एक और गैर यकीनी सूरत हाल में आप चले जाएंगे। हुकूमत को भी तो ये डर है ना कि हमको एक्शन कर दें और कल को ये जिनको जो चीफ जस्टिस बनेंगे और उनके जो सीनियर जजेस हैं वो आके हमें ये तो सजा सुना दें कि हमने गलत किया, तो फिर कहां जाएंगे? कोई एक मुसीबत तो है नहीं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये खैर और अमन का रास्ता तो ये है कि हुकूमत का कुछ किए बगैर ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही इन तीनों का इलाज कर ले। वरना फिर हुकूमत को एक्शन करना होगा, जाहिर है उनको रिस्क लेना होगा, वो रिस्क लेके फिर करेंगे। इकोनॉमी की तो ऐसी फिर जाएगी जो कुछ मतलब हम फिर, लेकिन वो ये करेंगे। और तीसरा रास्ता ये है कि अगर ये तजब्जब में रहे, कुछ भी ना किया, तो वो तो फिर बाहर गाड़ी डालेंगे, वो तो फिर कर डालेंगे, वो तो कर डालेंगे, ये बात कन्फर्म है। मेरे पास फिर फ्यू मिनट है, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ। 2 सवाल हैं। इसाक डार साहब जिस मैदान में या जिस मुहाज पर लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आईएमएफ से अभी तक कोई बात नहीं बनी और आईएमएफ जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे खड़ा है। अरबों डॉलर के जो कर्जों की किस्तें हैं, बहुत सारे बॉन्ड है, वो डार साहब वापस कर चुके हैं। उनके हवाले से एक बयान भी चल रहा है कि अब आईएमएफ के बगैर चलना सीखना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। क्या कहेंगे डार साहब के पिछले 2-4-6 महीने के जब वो पाकिस्तान में इस पे सारी कारकर्दगी पर? जाहिर है जी, डार साहब ने भी जाके एक तूफान में वो एक ऐसी कश्ती को की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, तो भंवर में फंसी हुई कश्ती को जाके इन्होंने कहा कि मैं निकाल लूंगा। उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, वो बहुत यानी क्राइसिस आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज इतने महीनों बाद अगर हम आज के दिन खड़े होकर देखें तो इतने बड़े आईनी बहरान, इंतजामी बहरान, सोसाइटी का बहरान, तारीखी तकसीम जो ब्यूरोक्रेसी में है, इंतजामिया में है, मुल्क जो है वो लगता है गवर्नेंस के काबिल ही नहीं रहा। तो इस यानी एनवायरनमेंट में उस शख्स ने नंबर 1 श्रीलंका नहीं बनने दिया, बिल्कुल ठीक। नंबर 2 आईएमएफ, ठीक है अभी तक वो उन्होंने हमें बड़ा वो किया, कलाबाजियां लगवाई हैं, लेकिन आज उसने इस मकाम पे खड़ा कर दिया है कि वो खुद ये कह रहा है कि ठीक है आईएमएफ अगर नहीं है तो हमें उसके बगैर भी हम रह सकते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बिल्कुल ठीक, एग्री करता हूं मैं आपसे। तो इसहाक डार साहब के अगर कोई हमने कारनामा कह सकते हैं तो बदनसीबी ये है कि चूंकि हालात इस कदर खराब थे कि इत्मीनान अगर आप कर सकते हैं तो इसी बात पर कर सकते हैं कि श्रीलंका नहीं बने, डिफॉल्ट नहीं हुए। यही बड़ी बात है, रिलीफ तो अब दूर की बात है। यानी लेकिन वो साथ में ये बता रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक जो हमारे साथ खड़े हैं, वो आने वाले चीन ने अभी कुछ ओवरऑल किए हैं, कुछ पैसे, चीन ने भी कुछ किया है जी। मैं सऊदीया से भी कुछ अच्छी खबरें हैं जी, सऊदीया से भी कुछ अच्छी खबरें हैं। तो ये सारी अच्छी खबरें आ जाएंगी तो फिर मेरे ख्याल में मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो अब तक वो आपने कही सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, वो जो इमरान खान साहब गड्ढे खोद कर गए थे, उससे कम अज कम वो बाहर निकल गया। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, जनरल बाजवा के इंटरव्यू की नई किस्त आई, इसमें नवाज शरीफ को डॉन लीग समेत काफी चीजों में क्लियर किया, ये भी बताया दुश्मनी मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने पर शुरू हुई, यानी इस बार भी लड़ाई मुशर्रफ की वजह से ही होगी। आपको क्या लगता है कि मुशर्रफ सच बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, और इस सच का अब मतलब क्या है सर? देखिए जी, बात यह है कि ये सारे का सारा एतराफात ये साकिब निसार की जानिब से आए या साकिब निसार के बिहाफ पर जनरल बाजवा की तरफ से आए, या जनरल बाजवा आके जनरल को फैज की हकीकत बताएं, या साकिब निसार की हकीकत बताएं, या जस्टिस खोसा की हकीकत बताएं,
इसको सादा तरीन अल्फाज में हम यूं समझ लेते हैं कि हमारा एक घर है जहां भेस बदल के कुछ डाकू आते थे, चोर आते थे भेस बदल के, कोई कोई भेस बदल के मैकेनिक का, कोई प्लम्बर का, कोई इलेक्ट्रिशियन का भेस बदल के आते थे लूट के। ये सारे चोरों का टोला जो है ना, ये अब एक्सपोज हो चुका हुआ है, रोशनी आ गई हुई है, इनके चेहरे सामने हैं, ये घर के अंदर मौजूद हैं, ये डाका मारने आए हैं, ये दौलत लूटने आए हैं, ये अबतरी फैलाने आए हैं। उनके सबके चेहरे रोशनियों में सबके सामने आके आप हम आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो वो जो डाकू है वो पीछे नहीं हट रहे, वो डाका मारने अब भी आगे आ रहे हैं। अब ये फैसला बाकी कौम ने करना है, इदारों ने करना है कि क्या लुटना है, ये तो नहीं छोड़ेंगे। एक्सपोज हो चुके हैं, सामने खड़े हैं, मान रहे हैं। तो अब ये सारा काम जमीर फरोशों का नहीं होता कि अब वो जमीर फरोश दिया फिर उसके बाद जमीर जागा। कुछ काम लॉ एनफोर्समेंट का भी होता है मेरे भाई, कुछ काम लॉ एनफोर्समेंट का भी होता है। एक चोर, एक डाकू जब एतराफ करता है, मिसाल के तौर पे कोई तबलीगी जमात ही है, चले वहां पे मजहबी जज्बात के मलहूब होके एक शख्स ने एतराफ कर लिया कि उसने बैंक पे डाका मारा, फलां कत्ल किया है, फलां ये किया है, जुर्म किए हैं, तो एतराफ जो उसने किया, तालियां, बड़ी मेहरबानी, लेकिन कानून हरकत में आएगा। वो एतराफ कर चुका है, वो इतराफ कर चुका है कि उसने आइन तोड़ा है, जराइम किए हैं उसने। तो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले अगर ऐसे बैठे हुए हैं तो ये हौसला अफजाई है। ये हौसला अफजाई उन लोगों के लिए है जो आज बैठे हैं। तो सियासतदान को तो ये सोचना होता है कि उसकी तकदीर का फैसला आखिरी नतीजे में लोगों की अक्सरियत ने करना है, कौम ने करना है। बाकी कोई इलेक्ट होके नहीं आता, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। सियासतदान का मसला ये है कि इसने इलेक्ट होना है, इसने लोगों के पास जाना है। तो आप अगर हाथ पांव बांध कर आपको इस तरह से मारा जा रहा है तो उस कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस कौम के साथ खड़ा होकर सच बोलना पड़ेगा, लोगों को सच बताएं कौन है जो आपके, और लोग जानते हैं जी, लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आप भी तो हिम्मत हौसला पैदा करें ना, आप भी हिम्मत हौसला पैदा करें। लोग सुनना चाहते हैं आपसे। हाँ, हिम्मत हौसला पैदा करें, खुल के कहें कि क्या हो रहा है आपके साथ। उसके बाद अगर आपको बेचते हैं तो ठीक है, फिर मुल्क के साथ